वेलकम बैक एवरीवन। केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आज हम आखिरी लेक्चर में एक्टिवेशन एनर्जी और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उनसे रिलेटेड जो एमडी कैट के स्पेसिफिक पॉइंट्स और एमसीक्यूज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। हम 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि दो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए नेसेसरी होती है। तो ये बिल्कुल ठीक कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको रिफाइन कर देते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें कि एक्टिवेशन एनर्जी किस तरह काम करती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी for the reactants to undergo an effective collision. कहने का मकसद ये है इस सारी सिचुएशन में कि आपके पास जो आपके रिएक्टेंट्स हैं या जो आपके रिएक्टेंट्स के पार्टिकल्स हैं उनकी इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो आपके पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब मेरी एक बात को सुने और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच में जो ट्रांजिशन होती है उसके लिए आपके पास क्या होता है? उसके लिए आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्या होती है? एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में जाते हैं रिएक्टेंट्स, फिर इस ट्रांजिशन स्टेट से जो है आपके पास क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट्स। इतनी बात समझ आ रही है? इस ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब मेरी बात यहां पर समझे, अगर मेरे पास दो रिएक्टेंट्स ए और बी रिएक्ट कर रहे थे और आपके पास क्या बन रहा था? आपके पास प्रोडक्ट बन रहा था, वो आपके पास है ए बी। अब आपके पास रिएक्शन में तो ऐसे लिखा हुआ नजर आ रहा होता है और आपके दिमाग में एक चीज आ रही होती है कि अच्छा ये ए था, बी के साथ रिएक्ट किया, ए बी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन दरअसल जो रिएक्शन होता है वो इस तरह होता है कि ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करता है, फिर क्या होता है कि ए के बीच में जो बॉन्ड है ए मॉलिक्यूल्स के वो टूटना शुरू कर देता है और ए और बी के जो बीच के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो है वो बॉन्ड बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह बी बी के बीच में जो बॉन्ड्स थे वो टूटना शुरू हो जाएंगे और ए बी के जो बीच में बॉन्ड्स है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है फिर आपको प्रोडक्ट देगा ए बी प्लस ए बी। अब हमने जो सारी बात करनी है वो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के अराउंड बात करनी है। सबसे पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ये क्या है? हायर इन एनर्जी है। हायर इन एनर्जी है किस किस से? फ्रॉम बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये मैंने जो बात की है मैं इसको यहां पे स्टेटमेंट बेस्ड बना के बात करता हूं कि द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एसी लिख रहा हूं मैं इसको, इज हायर देन both reactants and products। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये जो रिएक्टेंट से आपके पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना है इसके लिए एक कंडीशन जो है वो नेसेसरी है, और वो क्या कंडीशन है? वो है इफेक्टिव कोलिजन की कंडीशन। अब इफेक्टिव कोलिजन कब होती है? अब इफेक्टिव कोलिजन तब होगी जब आपके पास दो चीजें जो है वो क्या हो? दो चीजें जो है वो
स्पेसिफिक हो या ऑप्टिमम लेवल पे हो। वो क्या है? ओरिएंटेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और दूसरा एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इतनी बात आपको समझ आ गई? चले, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में दो बातें हमने समझ ली। अब एक तीसरी बात आपको समझनी है। तीसरी बात आपने ये समझनी है तो ये थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम यहां पर भी जरूर डिस्कस करेंगे कि जब आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या हो, प्रोडक्ट्स की एनर्जी से क्या हो, ज्यादा हो, तो आपके पास क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब इधर कॉमन सेंस इस्तेमाल करें कि अगर कुछ हीट एनर्जी जो है हमने लूज कर दी है, इसका मतलब है जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कम एनर्जी के लेवल पे होगा क्योंकि कुछ हमने लूज कर दी है। तो रिएक्टेंट्स की अगर ज्यादा हो प्रोडक्ट से एनर्जी, तो वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा हो रिएक्टेंट से, तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब छोटी सी एक और बात है, वो है इनकी ग्राफ्स की। छोटा सा कॉन्सेप्ट है और छोटी सी चीज है, लेकिन इसका एक न एक एमसीक्यू जरूर आता होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से, तो ये लाजमी आ सकता है। ठीक है, आपको वो ग्राफ दे दे और आपको वो इस तरह का ग्राफ दे, और आपको वो ग्राफ दे दे और आपको इस तरह का ग्राफ दे। अब आपको कहे कि आप आइडेंटिफाई करें कि भाई ये एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक है, तो कैसे करेंगे? पहली चीज आप देखेंगे, जहां से रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है वो आपके पास रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, और जहां पर ये खत्म हो रहा है ये क्या है? प्रोडक्ट्स की एनर्जी है। अब आप ये चीज आइडेंटिफाई करें कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट्स की एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर आइडेंटिफाई करें कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज्यादा है। तो ये आपके पास क्या है? ये आपके पास एक्सोथर्मिक है, और ये आपके पास क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अब यहां पर आपने इन दोनों की पीक्स देखनी है, पीक्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं इस पॉइंट पे। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज हायर देन द बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब हम इनकी पीक्स देखें और आप इस बात को नोटिस करें कि आपके पास इनकी जो एनर्जी लेवल है, वो अगर मैं येलो लाइन से प्रेजेंट करूं ये, और यहां पर ये, वो ग्रेटर टू बोथ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। तो ये आपके पास क्या शो करेगी? ये आपके पास शो करेगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद दूसरी चीज, अब ये जो आपके पास एनर्जी थी, ये जो रिएक्टेंट के लेवल तक एनर्जी जा रही थी, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पर भी, और कहां पर? और इस वाले रिएक्शन में भी। ये आपके पास क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपने यहां पर दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें क्या याद रखनी है? कि जब भी आपके पास रिएक्टेंट जो है वो इस एनर्जी की पीक पर जाएंगे, तो वो क्या बना देंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये बात मैंने पीछे इलस्ट्रेशन से एक्सप्लेन कर दी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके पास क्या होगा? आपके पास ये होगी कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में, वो आपके पास क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है, बुक्स ये कहती हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी विच इज द पोटेंशियल एनर्जी हिल बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उनका कहने का मकसद ये है कि ये वो सारे के सारे हिल है। ये येलो में जो मैं दिखा रहा हूं, कलर चेंज कर देते हैं, ये वो पूरी हिल है जो कि एक रिएक्टेंट को क्लाइम करके जानी है ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, सेम गोज यहां पर इस वाले ग्राफ में। ये वो एनर्जी है जो कि एक रिएक्टेंट को क्लाइम करनी है ताकि वो क्या कर सके? ताकि वो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अब दो चीजें आपने याद रखनी है। अब कौन से रिएक्टेंट्स जो हैं वो इस हिल को क्लाइम कर सकेंगे? वो वाले रिएक्टेंट्स जो कि आपके पास क्या होंगे? जो कि आपके पास प्रॉपर एनर्जी में होंगे, यानी उनकी प्रॉपर एनर्जी हो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा।
और दूसरी चीज वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में हो, जो बात मैंने पहले कर। तो ये वो तमाम पॉइंट्स थे जो आपने देखने थे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एक्टिवेशन एनर्जी से मुतालिक। अब एक और छोटा सा टॉपिक है, वो आपके पास है एंजाइम कैटालिसिस के ऊपर। उसके बारे में मैं सिर्फ आपसे 3 से 4 बातें करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा टॉपिक है कि वो आप बायो में पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। बस एक चीज आपने यहां पर दिमाग में रखनी है, आप बायो में लेकर चलते हैं दो मॉडल्स को, लॉक एंड की को और इंड्यूस्ड फिट को। बस मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो आपको बतानी चाहिए एज बायो स्टूडेंट्स, ताकि आप केमिस्ट्री में अगर सवाल आए तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। वो ये चीज है कि एंजाइम स्पेसिफिसिटी को हम केमिस्ट्री में अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल लेते हैं, ना कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल। बस इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप आपके पास आ जाए तो आपने यही सिलेक्ट करना है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि जो यूरिया है ना, यूरिया है, यूरिया का हाइड्रोलिसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ यूरिएज एंजाइम। आपके पास अमोनिया प्लस वाटर आ जाता है, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि आपके पास C12H22O11, अगर आपके पास कोई शुगर सोल्यूशन है, वो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में क्या होगा, इन्वर्टेज की प्रेजेंस में फ्रक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास दोनों जो एमसीक्यूज थे, दोनों जो पॉइंट्स थे, ये आपके पास पीएमसी के मॉडल टेस्ट में पूछे गए थे, और ये ना बायो की बुक में है फेडरल की, और ना ये आपके पास केमिस्ट्री की कुछ बुक्स में प्रेजेंट नहीं है। तो ये दो पॉइंट्स आपने सिर्फ नोट कर लेने हैं। इन्वर्टेज क्या काम करता है ये आपको पता होना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपसे एंजाइम स्पेसिफिसिटी का केमिस्ट्री में कोई पूछे तो आपने लॉग एंड की मॉडल को दिमाग में रख के इसका जवाब देना है। बाकी सारे वही एमसीक्यूज आते हैं, वही सारी बातें आती हैं जो कि आप बायो में पढ़ चुके हो। थैंक यू सो मच, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला चैप्टर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोकेमिस्ट्री को करेंगे।